आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है? जी हां, टेलीविजन पर आने वाले किसी भी सीरियल धारावाहिक के ड्रामे को भी पीछे छोड़ दिया है दिल्ली की राजनीति ने। हर दिन कोई चेहरा जो कहीं और था कहीं और दिखाई देता है, किरदार बदल रहे हैं, भूमिकाएं बदल रही हैं। बहुत ही दिलचस्प यहां की राजनीति हो रही है। इस बीच दिल्ली के दिल में क्या है, यही परखने की कोशिश करेंगे। ओपिनियन पोल के जरिए जो नतीजे सामने हैं वो आपको दिखाएंगे हम आज तक, पर हम आपको बताएंगे कि 2 से 6 जनवरी के बीच किया गया ये पोल क्या कहता है। हालांकि किरण बेदी के आने के बाद तस्वीर कितनी बदलती है, इस पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि हर एक की राय इस पर बहुत दिलचस्प होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, सर्वे का वक्त 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच विधानसभा क्षेत्र 70 हमने पूरे कवर किए हैं। पोलिंग स्टेशन 210, सैंपल साइज जो हमने लिया था 4459। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं। 3 खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज तो विशेषज्ञों का दिन है। आज तो जिस तरह से आंकड़े बदलेंगे, जिस तरह से नए नए पेज शामिल होंगे, उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी यहां पर स्टूडियो में मौजूद है, जावेद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो कि चुनाव में हमेशा से रहे हैं, संजय जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो आंकड़े जो ये बताते हैं कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत यानी लोगों का झुकाव किस तरफ दिखता है। इस पोल के मुताबिक 40% यानी पिछले बार के चुनाव से लगभग 7% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी लगभग उतना ही फायदा 6.5% का 36 पर पहुंच गए हैं। इधर कांग्रेस को एक बार फिर से नुकसान, उससे भी ज्यादा नुकसान यानी 16% पर वो अटक जाते हैं। 8.5% का नुकसान दिख रहा है और अन्य को भी 4.9 यानी लगभग 5% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो वोट प्रतिशत हमने आपको अनुमानित इस आंकड़े के मुताबिक बता दिया है। इससे तस्वीर कम से कम कुछ ऐसी दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, लगभग उतना ही फायदा आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस और अन्य को नुकसान। अब सबसे महत्वपूर्ण, सीधे रुक करते हैं, वक्त जाया नहीं करेंगे। आज हम सीट बताएंगे आपको, सीट कितनी किसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, बीजेपी 34 से 40, 36 जादुई आंकड़ा, आप 25 से 31 उससे पीछे ही रहते हुए, कांग्रेस 3 से 5, अन्य 0 से 2। तो इसके मुताबिक तो बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये आपको बता दें, 2 से 6 जनवरी के बीच का किया हुआ ये ओपिनियन पोल है, महत्वपूर्ण है। किरण बेदी का चेहरा सामने आने के बाद क्या पलटेगी तस्वीर, अब ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो अब सामने खड़ा है। लेकिन बात मुद्दों की भी होगी, क्योंकि चेहरे चाहे जितने भी बदल लीजिए, दिल्ली के मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण हैं दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि यहां की जनता बहुत सोच समझकर वोट देती है और इसका एहसास बीते सालों में, बीते वर्षों में दिल्ली की जनता ने अच्छे से सभी को एहसास करा दिया है। मुद्दे पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि आप यही कहेंगे कि किरण बेदी के आने के बाद तो और भी चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार और किरण का कौन सा वो जादू चलेगा? मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, हमारी विचारधारा की तरफ से आकर्षित हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के की पर्सनैलिटी से लोग आकर्षित हो रहे हैं और प्रभावित होकर के हमारी तरफ आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं। आज वो पार्टी के रूप में कम नजर आ रही है। एक सेकंड उधर जाइए, उससे पहले एक कंफ्यूजन है। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द का उजड़ा हुआ चमन ज्यादा नजर आ रही है। विजेंद्र जी, एक कंफ्यूजन है। अब मोदी जी चेहरा है या बेदी जी चेहरा है? मैंने 2 बात कही है, उसको फिर ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उजड़ रही है ऐसा लगता है, और एक आदमी के चारों तरफ उजड़ा हुआ चमन हो ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोग 13 लोगों को ये आज तक 70 में से चुनाव की टिकट दे चुके हैं। 70 में से 13 लोगों को, चाहे पिछले चुनाव में हो चाहे इस चुनाव में हो। तो इनके पास ना तो लोग हैं, ना इनकी कोई विचारधारा है, ना ही कोई संगठन है,
और ठीक है। नेतृत्व के ऊपर एरोगेंसी का एक बहुत बड़ा आरोप है इनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो योगेंद्र ये- यादव जी, एक ये सेकंड बात बहुत अंजना स्पष्ट जी, है कि दिल्ली के अंदर गुप्ता भारतीय जी जो जनता कह रहे पार्टी हैं कि विकास के भारतीय एजेंडे पर जनता काम पार्टी का कर रही है प्रसार हो रहा है, और अगर विकास आंकड़ों से देखें तो ऐसा के कुछ नहीं एजेंडे हो रहा पर है। ठीक हम है। आगे बढ़ेंगे 46% वोट से दिल्ली भाजपा गिर के एक 40 पे विकसित जा रही है और आम विजेंद्र आदमी जी, पार्टी 33 से 36 पे जा रही हाँ, है। विजेंद्र जी सवाल कर रहे हैं संजय जी आप ही से, मैं सीधा पूछिए। गुप्ता जी मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हो रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जहां 46% वोट था लोकसभा में, उससे गिर के सर्वे के मुताबिक आप 40 पर आ रहे हैं। देखिए- आम आदमी पार्टी 33 से 36 पे जा रही है, तो ये तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रसार और विस्तार हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कुछ अंतर होता है। पिछली बार हमको लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में 33% मत मिला था और उसके बाद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। आज हमको 40%, आपके सर्वे के अनुसार बता रहा हूं मैं। वोट कितना मिलेगा वो तो वास्तविकता बाद में आपको मालूम चलेगी, ठीक है। लेकिन वास्तविक वोट जो पड़ा और अब जो आपका सर्वे कह रहा है उसमें हमें 7% अधिक वोट मिल रहा है, 7%। इसको आप चलिए, ध्यान करिए। ठीक है विजेंद्र जी और लौटेंगे दूसरी आपके तरफ पास, भारतीय विजेंद्र जी जनता लौटेंगे, पार्टी अन्य भी को कई 32 मेहमान हमारे सीटें साथ आई हैं। थी। विजेंद्र अब जी, ये पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है विजेंद्र जी आप बने रहे हमारे साथ। योगेंद्र यादव जी वो कह रहे हैं कि अब तो बिछड़ा चमन है आम आदमी पार्टी, उजड़ा हुआ चमन है। उनका कहना है कि बिछड़े सभी बारी बारी। वो पब्लिक स्पीच तो मैं स्टूडियो के बाहर जाके दूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि पिछले 20 साल से मैंने सर्वेक्षण का काम देखा है। पहले टेबल के उस पार होता था, आजकल टेबल के इस पार हो। मैंने 2 सबक सीखे हैं। पहला तो एक ये कि सर्वे से और आंकड़ों से झगड़ना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरा ये कि ये मान लेना नहीं चाहिए कि सर्वे आ गया तो चुनाव का परिणाम आ गया। दोनों तरफ नेताओं को भी कुछ संयम रखना चाहिए, कुछ मॉडेस्टी चाहिए और थोड़ा सा भविष्यवाणी करने वालों को भी मॉडेस्टी चाहिए। मेरे ख्याल से जो हुआ है वो ये कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो हम भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में 13% पीछे थे। बहुत बड़ा फासला था। आमतौर पे लोग मानते हैं इतना बड़ा फासला कभी पाटा नहीं जा सकता। और आपका सर्वेक्षण जो दिखा रहा है वो ये कि पिछले 8 महीने में ये फासला 13 से घट के 4 आ गया है। अब संजय जी विशेषज्ञ हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हैं और हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उनसे पूछिए नंबर 1 कि क्या ये, जिसका मतलब है 2% वोट इधर से उधर हो जाए, बीजेपी से आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाए तो आम आदमी ये फासला खत्म हो जाएगा। संजय जी से आप पूछिए नंबर 1 क्या ये इतनी त्रुटि, किसी एरर किसी सर्वे में हो सकती है या नहीं। नंबर 2 क्या ये फासला चुनाव के अंतिम 15 दिन के अंदर कवर होता है कि नहीं। और नंबर 3 क्या ये सच नहीं है कि आमतौर पे जितने भी सर्वेक्षण दिल्ली में हुए हैं आमतौर पे उनमें बीजेपी को ज्यादा करके आंका गया है। अगर ऐसा है तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा में जो भी आंका गया था बीजेपी को, उससे भी कहीं आगे बढ़ के वो पहुंच गए थे जितने भी। मैं चाहती हूँ उर्मिलेश जी और जावेद जी आप दोनों से इस पर जल्दी से रिएक्शन लूं। एक तो ये आखिरी के कुछ दिन कितने महत्वपूर्ण, किरण बेदी का आना कितना महत्वपूर्ण और कैसे बीजेपी, उर्मिलेश जी आपसे शुरू करें। देखिए मुझे लगता है किरण बेदी जी का आना 2-3 बातों को सामने लाता है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक सभी राज्य विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं को चेहरा नहीं बनाती थी, नरेंद्र मोदी जी को ही सिर्फ चेहरा बनाती थी। उसे कहीं ना कहीं रामलीला ग्राउंड की रैली से पहले और उसके बाद ये शिद्दत के साथ महसूस हुआ कि भाई कोई चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि जिस चेहरे के बल पर वो सारे राज्यों में आ रही थी उसको लगा कि एक चेहरा बहुत जरूरी है। क्योंकि केजरीवाल आप खारिज कर लीजिए, उनको आप उनकी प्रशंसा कर लीजिए, लेकिन उन्होंने जिस तेजी के साथ इस बात को प्रचारित किया कि भाई यहाँ तो केजरीवाल है, यानी आप आम आदमी पार्टी कह रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो ये जो बात थी मुझे लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं चुभी। एक तो ये, दूसरा पहलू किरण बेदी देखिए मिडिल क्लास में, मैं 1978 से दिल्ली को जानता हूं, करीब करीब बीच में आता जाता रहा, तो मैंने देखा किरण बेदी जब अफसर थी तब, और जब वो आंदोलनकारी थी योगेंद्र यादव के साथ तब, और अब जबकि वो बीजेपी के साथ हैं तब, ये हमेशा वो मिडिल क्लास का एक चेहरा रही हैं, और उसमें भी मिडिल क्लास के खास हिस्से का। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी वाले, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बहुत पिछड़े लोग, बहुत उत्पीड़ित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, गरीब लोग, उनके बीच मैं नहीं समझता कि आदरणीय किरण बेदी जी कभी
एक लोकप्रिय चेहरा रही हैं। कुल मिलाकर वो एक पुलिस अफसर थी और भारत में ये पहला प्रयोग नहीं है, बहुत सारे अफसर राजनीतिक दलों में आए, आलाप सड़न आए, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश अभी भले औपचारिक रूप से न हुई हो, लेकिन ऐसा लगता है, संकेतों की भाषा को अगर समझा जाए तो ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन नहीं या विजेंद्र भाई नहीं, विजय गोयल नहीं, बल्कि किरण बेदी जी मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनेंगी। हो सकता है अगर ऐसा है तो ये शायद पहली बार होगा। चलिए ठीक है जावेद जी, किरण बेदी रामलीला मैदान की पैदा की हुई मजबूरी है या आम आदमी पार्टी की कलह को सामने रखने की रणनीति? दोनों ही है। देखिए, एक तो ये कि इनकी, उर्मिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनके पास कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसकी इतनी विश्वसनीयता हो, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसको मुख्यमंत्री का दावेदार बताया जाए केजरीवाल के खिलाफ। तो एक वो खाई को इन्होंने पार्टने की है। दूसरा, इनको एक ये भी कि किरण बेदी का एक ही बहरहाल एक इमेज है, किरण बेदी कि दिल्ली में वो काम कर चुकी हैं, उनसे कुछ लोग रिलेट करते हैं, लेकिन क्या किरण बेदी के आने से सारी कमियां दूर हो गई हैं और सडनली बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा? उनके आने से फ़ायदा होगा, लेकिन ये इलेक्शन मेरा मानना है, अभी तक जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं में मोदी के प्रधानमंत्री होने के बाद, ये सबसे सख्त मोदी के लिए टेस्ट होगा। संजय जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब। योगेंद्र जी कह रहे थे कि आखिरी के कुछ दिन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो वो गलतियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव में जब ये जो कैंपेन के जो 14 दिन हैं उनमें इन सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा। और जैसा मैं कह रहा था कि अगर डायरेक्शन देखें, बीजेपी गिरावट की तरफ है और आम आदमी पार्टी में उत्थान दिखाई पड़ता है अगर लोकसभा चुनाव को से तुलना करें तो। और निश्चित रूप से अगर 2%, अगर दोनों पार्टियों के बीच फासला सिर्फ 4% का है और 2% वोट अगर एक पार्टी से उठ के दूसरी तरफ चली जाए तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। ठीक है योगेंद्र यादव जी, एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि उतना ही स्पष्ट और ईमानदार जवाब आप देंगे। अभी तक जगदीश मुखी का एक बड़ा ही गुस्सैल चेहरा निकालकर आप लोगों ने ऑटो पर पीछे लगा दिया था अरविंद केजरीवाल के साथ। क्या अब आप लोग उसी तरह से ऑटो के पीछे अरविंद केजरीवाल के साथ किरण बेदी की तस्वीर लगाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? हम बहुत हिम्मत दिखाएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से उनके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने वो तो जगदीश मुखी का भी नहीं किया था, दिखाएं। वो तो जगदीश मुखी का भी नहीं किया था। हम तब अनुमान कर रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे कि भाई आप नाम दो। मैं तो आपके शो पे भी कह चुका हूं, आपको याद है, मैंने कहा भैया आप नाम दे दो ऑफिशियली, हम अगले दिन से उसका फोटो बदल देंगे। तो मैं आज भी पूछ रहा हूं, विजेंद्र जी बैठे हैं, माननीय विजेंद्र जी, वो बता दें कि उनके जवाब दीजिए विजेंद्र जी। मैं पहले अंजना, मुझे काफी देर बाद मौका दिया गया है, कई सवाल खड़े किए गए हमारे खिलाफ, लेकिन मैं उनका जवाब और योगेंद्र जी के भी सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी आपके चैनल पर ही एक फैक्चुअल रिपोर्ट लिखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के मतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है पिछली बार से। तो आप देख रहे हैं कि उसमें 6.9% वृद्धि हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी के मतों में 6.5%, यानी आधा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिल रहा है। ये आपका सर्वे बता रहा है। यहाँ पर जो ये देखिए अभी आया है ये, ठीक है, यानी कि पिछली बार आम आदमी पार्टी में और भाजपा में 3.5% मतों का अंतर था, अब वो बढ़कर के 4% हो गया है। और अभी चुनाव 1 महीना बाद है, 20 दिन के बाद है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ऑफेंसिव मोड में आ चुकी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रारंभ हो गया, क्योंकि अभी तक हमने चुनाव का प्रचार प्रारंभ नहीं किया था 10 दिन पहले तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तब ये 4% का अंतर है। जिस दिन चुनाव सही रूप में प्रारंभ हो जाएगा और हमारे उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, अभी एक तरफा प्रचार चल रहा है उम्मीदवारों का, जिस दिन हमारे सारे उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, ये अंतर 10% से अधिक हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जो यहाँ विश्लेषक उम्मीदवार आएंगे और वो भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में नहीं है और एक तरफा प्रचार चल रहा है। उसका एक ये बड़ा कारण है, किरण बेदी की फोटो लगाएं या नहीं, वो 4% है। दूसरा, अब आ जाइए, फोटो लगाएं या नहीं, वो अब आ जाइए जो बात यहाँ पर रखी गई। देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप फील्डिंग में, मान लीजिए आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं बैट कैसे पकड़ूंगा, मुझे बॉल को कैसे हिट करना है, उसके बारे में आपसे मैं राय नहीं लेने वाला हूँ। नहीं तो आप जवाब दे दिए, आप उनको कप्तान बनाएंगे नहीं अपनी टीम का। आप करिए,
ये आप अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से इस चुनाव में जाएंगे। आप अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के बारे में बात कीजिए, अपने नेता की बात कीजिए। हम कब क्या करेंगे, हमने कब क्या नहीं किया, इस पर मुझे लगता है कि शायद आपकी टिप्पणी बेमानी है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी भी मजबूरी हम समझते हैं, जब तक ऑफिशियल रूप से अनाउंसमेंट नहीं होता है, कहना कहीं भारी ना पड़ जाए। आजकल बहुत सोच समझ के वैसे भी बीजेपी के नेता बोलते हैं, लेकिन किरण बेदी ने लगभग बीजेपी दफ्तर से अपने भाषण में आज क्लियर कर दिया था मुख्यमंत्री बनकर क्या क्या करना है। एजेंडा भी यहां तक कह रही है बीते दिन से कि काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, संकेत भी है दिल्ली के दिल में। लगभग 10 दिन पहले वो था जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल तब का है। अब हमारे साथ रामकृपाल जी भी जुड़ गए हैं और इसीलिए आपसे सवाल मेरा यही, वहां पर मोदी, यहाँ पर बेदी, ये आंकड़े बदल जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि वहाँ भी मोदी थे, यहाँ भी मोदी रहेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर 5 मैचों की सीरीज होती है, 4 मैच अगर आप जीत चुके हैं तो एक मैच में नए नए प्लेयर्स को जो बैठे हुए प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक मोदी जी नकाब पहना करके, भावी मुख्यमंत्रियों को नकाब पहना के गोल्ड मेडल लेते आए हैं। हाँ। यहाँ वो ट्राई करेंगे कि जरा बेनकाब करके देख लेते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, वोट मिलेगा मोदी के ही नाम पर। पहली बार एक टफ फाइट है बीजेपी के लिए। जो चुनाव लोकसभा के बाद तुरंत होना चाहिए था दिल्ली में, उससे क्यों बचते रहे? सबसे आसान सवालों का जवाब पहले दे लो, मुश्किल सवाल को सबसे बाद में टैकल करना। तो बीजेपी पहली बार 2 ईमानदार व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है। फर्क दोनों में एक है कि एक ईमानदार व्यक्ति है जिसमें एरोगेंस है लेकिन विनम्र है, दूसरे व्यक्ति में एरोगेंस नहीं है लेकिन जो उद्दंड है। उद्दंड मतलब मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जिसको आप अराजक में नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन एग्रेसिव है। हाँ। एग्रेसिव है, मेरा कहना है कि एग्रेसिव है। ठीक है, इसी के साथ हाँ। वोट तो मोदी के नाम पे मिलेगा, सीधी बात है। तो वोट अगर मिलेगा, चुनाव में अगर बीजेपी जाएगी तो मोदी के ही नाम पर जाएगी, ये रामकृपाल जी का कहना है। लेकिन फिलहाल आज जो संकेत मिले उससे लगा जैसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, क्योंकि एजेंडा भी रख दिया किरण बेदी ने। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको एक बार फिर से वोट परसेंटेज, सीट और साथ ही इस बार मुद्दे भी बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में मुद्दा तय करता है काफी हद तक कि जनता किधर जाएगी। आप देखते रहिए।